हेलो दोस्तों, एम के टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं मोनू कुमार, जो कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की रिवीजन क्लासेस को करा रहा हूँ। तो उसका पार्ट 5 आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। पार्ट 5 में आज आपको पॉइजन रेशियो और चेंज इन लेंथ और थर्मल स्ट्रेस यानी स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे? एक तो हमारा ये पॉइजन रेशियो, चेंज इन लेंथ ऑफ बार एंड थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हम 3 टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि अच्छे से तुम्हारे ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड, क्योंकि चेंज इन लेंथ के ऊपर हर बार एक क्वेश्चन आया है, हर बार बीटी बोर्ड ने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं और वो फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं हम, तो उसकी हम ट्रिक आज बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से मेरा यह कहना है कि इस वीडियो को पहले तो सब्सक्राइब करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर कोई भी दिक्कत हो और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, वो फीडबैक देने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू यानी अपने पॉइंट ज़रूर मेरे को मेंशन करें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है? इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया, मैकेनिक्स बता ही दिया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स के बारे में बता चुका हूँ आपको, बॉडीज़ के बारे में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। स्ट्रेस क्या होती है, प्रतिबल क्या होता है, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है। और विकृति यानी स्ट्रेन क्या होती है, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और स्ट्रेन के टाइप, ठीक है, स्ट्रेस के टाइप, शियर स्ट्रेस, ये सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। तो और मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस सेशन को। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाया था, उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट था, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा, एक लिमिट थी जिसे पॉइंट ए बोला था और पॉइंट बी को मैंने बोला था इलास्टिक पॉइंट। बट पॉइंट ए को यानी प्रत्यास्थता की सीमा बोला था, जहाँ तक अगर हम जितना भी स्ट्रेस लगाएं उतना ही स्ट्रेन हमें प्राप्त होता है किसी भी मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से। बट इलास्टिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ तक हम किसी भी रॉड पर या कोई मटेरियल पर हम प्रतिबल लगाते हैं या बल लगाते हैं, तो उसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन बल हटाने पर वो पुनः अपनी आरंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है। तो वो होता है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा आता है। बट हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुआ प्रतिबल, यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता सीमा मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर उत्पन्न प्रतिबल यानी स्ट्रेस सीधे विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल सीधा विकृति के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे कुछ, तो हमने ई कांस्टेंट लगाया, तो ई को ही हम क्या कहते हैं? हाँ, स्थिरांक या कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं प्रत्यास्थ गुणांक, या बोल सकते हैं यंग मापांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 3-4 नामों से जाना जाता है, तो इनको अच्छे से पता कर लो। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो प्रतिबल का मात्रक होता है, वही इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मात्रक होता है। आई थिंक हुक्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल हमेशा किसके समानुपाती रहता है? विकृति के समानुपाती होता है, वही हुक्स लॉ होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें जो ई की वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल में किस प्रकार की स्ट्रेस जनरेट हो रही है, यानी प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, उसके आधार पर वो हम उनके नामों को अलग अलग कर देते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे किसी पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रतिबल और विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी किस प्रकार का प्रतिबल है उसमें और किस प्रकार की विकृति है, तो उस पर निर्भर करेगा, ना कि ये निर्भर करेगा मटेरियल किस प्रकार का है। ठीक है। तो इसके अतः इस आधार पर विभिन्न मापांक निम्न प्रकार हैं, यानी 3 मापांक होते हैं, 3 कांस्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक प्रत्यास्थता गुणांक जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है, पढ़ चुके हैं, और एक दृढ़ता मापांक यानी कर्तन मापांक जो हम अभी पढ़ेंगे, और एक आयतन मापांक।
उसको भी हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो 3 मापांक होंगे। तो जो यंग मापांक है या प्रत्यास्था मापांक है तो ई, तो उसमें तो कौन कौन सी प्रतिबल और कौन सी स्ट्रेस थी, यानी कि एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस और एक डायरेक्ट स्ट्रेन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल प्रतिबल और एक नॉर्मल विकृति। बट दृढ़ता मापांक में ऐसा नहीं होता। दृढ़ता मापांक में क्या होता है, उसमें शियर स्ट्रेस होती है और शियर स्ट्रेन होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और आयतन मापांक में भी क्या होता है, एक डायरेक्ट स्ट्रेस तो होती है, लेकिन विकृति प्रकार किस प्रकार की होती है, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, यानी वॉल्यूमेट्रिक यानी कि आयतनिक विकृति होती है। तो ठीक है, इनको एक एक करके पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, यंग मापांक हमने अभी पढ़ा है, उसको एक बार और देख लेते हैं। यानी यंग मापांक ई प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु पर अक्षीय बल लगाने से उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा लंबाई में विकृति के अनुपात को प्रतिबल या वो प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने अभी निकाला था सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फिर सिग्मा की कांस्टेंट लगाया था वहाँ ई, तो ई की वैल्यू निकाली थी तो क्या आया था, प्रतिबल अपन विकृति, यानी कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन। तो ई का मान हम डायरेक्टली फार्मूले, इससे मैथमेटिकल फार्मूले से कर सकते हैं कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल अपॉन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, या प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग मापांक या प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का मात्रक होगा, यानी क्या हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या गीगा पास्कल या मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्या, कर्तन मापांक। ठीक है, कर्तन मापांक क्या हो सकता है, जैसे ये देखो, यंग मापांक को ई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं बुकों में बाई भी दिया है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आया है तो उसमें बाई की वैल्यू दी थी, तो उसको कंफ्यूज मत होना, यंग मापांक या बाई या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, कर्तन मापांक क्या है, यानी शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस को पढ़ते हैं कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर, बस इसमें प्रतिबल चेंज हो जाएगा कि कौन सा प्रतिबल यूज होगा, शियर यानी कर्तन प्रतिबल, और विकृति कौन सी होगी, कर्तन विकृति। तो ये सब होंगे। तो जैसे कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर कर्तन प्रतिबल बट्टे कर्तन विकृति, यानी कर्तन प्रतिबल को हम टाव से डिनोट करते हैं ये, और विकृति को फाई से, और कर्तन मापांक को जी, तो जी इक्वल्स टू टाव अपॉन फाई। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। इसका भी मात्रक वही होगा जो यंग मापांक का है या प्रतिबल का है। ठीक है, तो ये हमने दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लिए। अब एक बचता है आयतनिक मापांक, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। आयतन मापांक या बल्क मॉडल जिसे बोलते हैं, इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सेम कंडीशन है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर तीनों को डिस्क्राइब करेंगे हम, कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी अवयव पर उत्पन्न सीधे प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। जैसे ये कोई टप है और इसमें हमने ये बॉल डाल दी और इसमें ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये हमने पानी भर दिया, तो ये पानी इस बॉल पर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होंगी वो ये रहा। ठीक है, ये स्ट्रेस जनरेट होंगी, डायरेक्ट स्ट्रेस होगी, और इसकी वॉल्यूम में कमी होगी, या फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नहीं, कमी होगी। तो उस वॉल्यूम में कमी होगी तो उससे क्या जनरेट हो गया, आएगा आयतनिक विकृति। ठीक है, यानी वॉल्यूमेट्रिक विकृति। तो इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस या आयतन मापांक कहते हैं। ऑलराइट, सभी को आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए बंदे हैं, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर भेजें। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा फील होता है कि हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेहनत मेरी काम आ रही है बच्चों के लिए, और वो अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बस पेपर क्वालिफाई करो, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करो, बस यही मेरा मोटो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, देखो, पॉइजन अनुपात या पॉइजन रेशियो एक बहुत आता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है। देखो, अभी समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लेते हैं कोई रॉड है, ये रॉड है, इसको हमने फोर्स लगाया, कोई रॉड पर तुम एक्सियल फोर्स यानी अक्षीय तनाव बल लगा रहे हो, तो क्या हो सकता है, सभी लोग जानते हैं लंबाई में वृद्धि होगी।
और उसका डायमीटर में कमी होगी। सही है, ऑलराइट। आगे, अगर कोई वस्तु है उस पर तुम कंप्रेसिव दबाव बल लगाओगे तो उसकी लंबाई में तो देखो कमी होगी, लेकिन इसका डायमीटर क्या होगा, व्यास बढ़ेगा। डायमीटर क्या होगा, व्यास बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो यहीं से हम पॉइजन रेशियो निकालते हैं। पहले तो देख लेते हैं, जो लंबाई में वृद्धि होती है बल लगाने से, तो वो उस विकृति को क्या कहते हैं हम, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है। और अगर डायमीटर में कमी या वृद्धि होती है तो उस विकृति को क्या कहते हैं हम, पार्श्व विकृति, जो कि फोर्स के लंबवत होती है। तो यहीं से निकल के आएगी डेफिनेशन। देखिए क्या डेफिनेशन निकल के आएगी, बल की दिशा से लंब दिशा में जो विकृति होती है उसे हम पार्श्व विकृति कहते हैं। जैसे ये बल लगा है, देखो इस रॉड पर ये बल लगा हुआ है एक्सियल, और बल के लंब दिशा में, ये लेटरल डायरेक्शन में, लंब दिशा में इसमें जो विकृति जनरेट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं, या लेटरल स्ट्रेन कह सकते हैं। यानी कि चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यही क्या है, पार्श्व विकृति है। ओके। और बल की दिशा में जो विकृति हो रही है, यानी बल की दिशा में तो लंबाई बढ़ेगी या कम होगी, तो उस विकृति को क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य विकृति, जो कि ये होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। राइट। नेक्स्ट, अब पॉइजन रेशियो क्या कहता है, पॉइजन रेशियो कहता है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो पार्श्व विकृति हमारी क्या है, ईडी, वो एप्सिलॉन डी, और अनुदैर्ध्य विकृति का एप्सिलॉन एल। ठीक है। और इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पॉइजन रेशियो कहते हैं। और ये डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट हो सकता है। राइट। चलिए, ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो ये तुम डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। राइट। अब देखो, जो हमने प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ा उसके विभिन्न गुणांक हो सकते हैं। जैसे हमने अभी ई पढ़ा, जी पढ़ा और के पढ़ा। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, ई क्या है, यंग मापांक, ई क्या है, यंग मापांक। ठीक है। तीनों में रिलेशन क्या रहेगा, ई तथा के में संबंध क्या आएगा, ई तथा के में संबंध आएगा ई इजिकल्स टू 3k ब्रैकेट में 1 - 2 म्यू। इस संबंध या रिलेशन को बस तुम्हें याद रखना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। ई इजिकल्स टू 2j 1 + म्यू। ठीक है। और ई, जी और के में अगर तीनों में संबंध देखेंगे तो ई इजिकल्स टू 9kg अपॉन 3k + g। ये तीनों रिलेशन को याद रखना। इस पर मैं न्यूमेरिकल भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अच्छा, ई क्या है यहाँ पर, यंग मापांक, जी क्या है, कर्तन मापांक, के क्या है, आयतन मापांक, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। ठीक है। ये समझ में आया। चलो, ये तो छोटे से हैं, बस तुमको लर्न करना है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही तुम्हें न्यूमेरिकल मिलने वाला है। क्या न्यूमेरिकल मिलने वाला है, देखिए, समान काट या क्रॉस सेक्शन की कोई छड़ है, उस पर हम फोर्स लगाने से लंबाई में परिवर्तन कितना आता है, यानी चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। कोई यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड है, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब। तो देखो, हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, प्रतिबल अपन विकृति। ये अभी हमने पढ़ा है, ई बराबर प्रतिबल अपन विकृति। हम सिंपल जानते हैं ई इक्वल्स टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन। ठीक है। और प्रतिबल बराबर जानते हैं बल अपन क्षेत्रफल होता है, तो हमने यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू लगा दी, बल अपन क्षेत्रफल। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, यानी कि विकृति की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू निकाल दी, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो डेल एल इजिकल्स टू निकल के आया FL अपॉन AE। किसी में PL अपॉन AE भी लिखा होता है ऐसे, तो कन्फ्यूज मत हो ना। PV क्या है, एक प्रकार का बल, और यहाँ पर F वो तो नोटेशन है, कहीं F कर देते हैं कहीं P कर देते हैं। तो ये निकल के आया हमारा फॉर्मूला चेंज इन लेंथ का, जो कि आगे जो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, एक छड़ जिसका डायमीटर ये है, उस डायमीटर ये है, अलग अलग डायमीटर लेंथ भी अलग अलग, उस पर फोर्स लगा दिया तो उसमें चेंज इन लेंथ बताइए। तो यही फार्मूला यूज़ होगा, ध्यान रखना। इसी फार्मूले को हम यूज़ करके वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए पक्की तरीके से, और माइंड में बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कैसे आया, डायरेक्ट क्या होता है PL अपॉन AE। PL सीधा PL अपॉन AE ऐसे याद कर लो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गए। देखो, अब है तापीय प्रतिबल।
क्या होता है। हम नॉर्मल प्रतिबल में क्या करते हैं, किसी भी छड़ को तुम बल लगा करके खींचते हो तो उसमें इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होते हैं जो छड़ को खींचने से रोकते हैं, वही प्रतिबल होते हैं जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया पर जनरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन तापीय प्रतिबल में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बल नहीं लगाते हम, बल तो छड़ी लगाएगी, बस हम उसको टेम्परेचर या हम किसी भी लैंप से गर्म करते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया है, एक लैंप लगा दी, यहाँ से बर्नर से इसको गर्म कर रहे हैं। ये धातु की छड़ है, इसको हमने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है, बांध दिया दोनों तरफ से। अब जब हम गर्म करेंगे तो फैलने की कोशिश करेगी। सभी लोग जानते हैं भाई, धातु को गर्म करेंगे तो फैलेगी, एक्सपेंड होगी। बट हमने दोनों सिरों को फिक्स कर दिया है, लेकिन ये फैलने नहीं दे रहे हैं, यानी कि बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं यानी कि रोक रहे हैं। तो बल लगा रहे हैं, अब ये बल लगा रहे हैं तो रॉड भी बल लगाएगी अपोजिट में, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, उस आंतरिक प्रतिक्रिया बल। उसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल को क्या कहेंगे हम, तापीय प्रतिबल, जो कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है, ना कि बल लगाने के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम, तापीय प्रतिबल कहेंगे। एक सिंपल डेफिनेशन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन ये हो सकती है इसकी कि किसी छड़ के तापांतर के कारण, किसी छड़ में तापांतर के कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल तापीय प्रतिबल कहलाते हैं। ये आप लिख सकते हो। जबकि छड़ दोनों सिरों पर क्या हो, मजबूती से जकड़ी हुई होनी चाहिए। और जो इसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हो, जिससे कि अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा आपका। राइट, चलिए नेक्स्ट है तापीय विकृति। देखो तापीय विकृति वही, जैसे कि गर्म गर्म कर रहे हैं तो छड़ फैलेगी, फैलेगी तो जो लंबाई में वृद्धि होगी वही क्या होगी, उसी को हम विकृति कहेंगे, तो वो तापीय प्रतिबल विकृति होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर हम छड़ को दोनों सिरों पर फिक्स करते हैं तो तापीय प्रतिबल जनरेट होगा। अगर हम छड़ को दोनों सिरों पर फिक्स नहीं करते हैं तो तापीय प्रतिबल जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो रॉड केवल क्या होगी, एक्सपेंड होगी, फैलेगी, उसमें वृद्धि होगी, केवल तापीय विकृति उत्पन्न होगी। समझ गए, ये है इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा। तो देखो हम स्टैंड बराबर जानते हैं, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिन लेंथ है। ठीक है, अब देखो, अब हम किसी भी छड़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें रेखीय प्रसार गुणांक होगा। 12th में पढ़ते हो तुम कि जैसे कि रेलवे की पटरियां हैं, वो गर्मियों में क्या होती हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाती है और जाड़ों में थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। ऐसा क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक की वजह से। इसलिए तो दो पटरियों की जॉइंट पर हम जो गैप छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं कि वो सर्दियों में लंबाई बढ़ने के कारण वो गैप भर जाए, यानी कि पटरियाँ टेढ़ी ना पड़ें। ठीक है, तो वो रेखीय प्रसार के कारण होता है। तो वहाँ पर चेंज इन लेंथ क्या निकल के आती है, डेल एल इक्वल्स टू एल अल्फा टी। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक है पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर कितना पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे हम डेल एल की वैल्यू लगाएंगे तो एल अल्फा टी और एल से एल कैंसिल आ जाएगा, तो हमारा तापीय स्ट्रेन यानी तापीय प्रतिबल, सॉरी तापीय विकृति यानी थर्मल स्ट्रेन क्या निकल के आया, अल्फा टी। ओके, ये हमारा यहाँ पर निकल गया। अगर हम बल की बात करेंगे, जो हम किसी भी छड़ को गर्म करते हैं अगर फिक्स है तो वो छड़ कितना बल लगाएगी सिरों पर, तो वो ऐसे निकालेंगे। स्ट्रेस बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इंटू तापीय विकृति, और तापीय विकृति का मान लगा देंगे अल्फा टी, और स्ट्रेस बराबर होता है एफ अपॉन ए। तो एफ की वैल्यू निकालोगे तो ए का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ए इंटू ई इंटू अल्फा टी, ये फॉर्मूला निकल के आएगा जो बल छड़ लगाएगी हम गर्म करेंगे जब। ठीक है, चलिए ये हमारा पूरा कंप्लीट आज का सेशन रहा। आज के इस सेशन में मैंने पूरा एक यूनिट को कंप्लीट कर दिया 5 पार्ट तक। ठीक है, थ्योरी सेक्शन, जो थ्योरी सेशन है वो कंप्लीट हुआ 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए उनमें, और एक पार्ट में न्यूमेरिकल भी है। आगे जो भी पार्ट आएंगे उसमें सारे के सारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से न्यूमेरिकल आने की संभावना है या वो पिछले साल में आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा सा, चलिए यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए, एम के टेक स्टडी की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।